हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूपीएससी हिंदी में। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 100 डेज़ प्लान, जिसमें हम लोग वन बाय वन अलग अलग सब्जेक्ट्स देखेंगे। फोकस रहेगा यूपी पीसीएस पे, साथ ही अन्य स्टेट सर्विसेज के जो भी एग्ज़ाम्स होंगे। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिटी के साथ। पॉलिटी के जो भी नोट्स होंगे वो आपको हिंदी और इंग्लिश में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पे, तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। तो 1857 के विद्रोह से पहले जो भी कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम थे वो हम लोग वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले उसमें आता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ब्रिटिश संसद के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के जो गवर्नर थे उनको बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया था। इसके साथ ही 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था, जिसका कार्यकाल था 5 वर्षों का। इस एक्ट के अनुसार वॉरेन हेस्टिंग जो थे वो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। इसके साथ ही जो ये कार्यकारी परिषद के 4 मेंबर्स हैं वो थे फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन और बारवेल। इसके साथ ही देखा जाए तो यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन का कंसेप्ट स्टार्ट हो गया था। सेंट्रलाइजेशन का कंसेप्ट कैसे स्टार्ट हुआ था? तो यहाँ पे ये जो मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, जो सेपरेट प्रेसिडेंसी थी, अब इस प्रेसिडेंसी को बंगाल के ही अधीन कर दिया गया था। साथ ही जो फोर्ट विलियम्स है इसकी प्रेसिडेंसी भी बंगाल के गवर्नर जनरल को दे दी थी। इसमें क्या था कि सैनिक जो मिलिट्री है और असैनिक शासन यानी कि सिविल जो भी लॉज बनाए जाएंगे वो अब इन्हीं के अधीन बनाए जाएंगे। साथ ही 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया था। ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये कलकत्ता में इस्टेब्लिश किया गया था और उसके जो मुख्य न्यायाधीश थे, एक चीफ जस्टिस थे और 3 अदर जजेस थे। ठीक है, तो पहले जो चीफ जस्टिस थे यहाँ के वो थे एलिज़ा इम्पे। ये भी नाम आप याद कर सकते हैं, कभी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। इसके साथ ही इसी पर्टिकुलर जो रेगुलेटिंग एक्ट था इसके तहत कंपनी के जो कर्मचारी थे इनको निजी व्यापार यानी कि जो अपना पर्सनल ट्रेड है उसको करने की मनाही थी, और साथ ही भारतीयों से किसी भी तरह का आप गिफ्ट या उपहार या फिर किसी प्रकार का रिश्वत, ब्राइब, ये सभी नहीं ले सकते थे, क्योंकि उस टाइम पे कंपनी में हो रहे जो भी करप्शन थे उनको भी रोकना था। ठीक है, तो यहाँ पे एंड होता है हम लोगों का रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। नेक्स्ट हमारा आता है इंपॉर्टेंट एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। 1784 में ये एक्ट आता है। इसके द्वारा कंपनी के जो राजनीतिक पॉलिटिकल जो वर्क थे और साथ ही व्यापारिक जो ट्रेड रिलेटेड वर्क थे इनको सेपरेट कर दिया गया था। इसका पृथकीकरण कर दिया गया था। और इसके साथ ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इसको बीओडी शॉर्ट में याद कर सकते हैं आप, और साथ ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसकी स्थापना की गई थी। एक नियंत्रण बोर्ड और एक निदेशक मंडल की स्थापना की गई थी। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो काम था वो था राजनीतिक मामलों का प्रबंधन। ठीक है, तो पॉलिटिकल वर्क या फिर एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में था, और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे ये व्यापारिक यानी कि कमर्शियल वर्क जो था वो बीओडी संभालते थे। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों को सेपरेट कर दिया गया था। 2 इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं, इसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के नाम से भी जानते हैं। नहीं, यहाँ पे इसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता था, तो ये आपका हो जाएगा सीओडी। यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स दोनों एक ही चीज़ है। इसके बाद आता है 1786, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख लेते हैं एक लाइन में। 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान था। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नर जनरल को कुछ पावर्स दे दी गई थी। इसके साथ ही गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान कर दी गई थी। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट शक्तियां थी, और ये सर्वप्रथम पाने वाले जो अधिकार पाने वाले जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा 1793 का चार्टर एक्ट। तो ये भी शॉर्ट में हम लोग देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत कंपनी के जो अधिकार थे उसको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो इस चार्टर एक्ट के द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया था। इसके साथ ही कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। तो यहाँ पे कंपनी की जो मोनोपोली थी इंडिया में ट्रेड करने की वो ख़त्म कर दी गई थी। हालांकि यहाँ पे जो चाइना के साथ व्यापार होता था
था और जो चाय का व्यापार होता था, टी का ट्रेड और चाइना के साथ ट्रेड, इसमें अभी भी इस कंपनी की मोनोपोली, ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली बनी हुई थी। नेक्स्ट हमारा आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इस चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे, इनको संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है, तो अब ये सिर्फ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं थे, ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए थे। और ठीक है, तो ये जो थे, ये फर्स्ट टाइम लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे, ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नहीं है। ठीक है, इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार, ये भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए नहीं है कभी, बट पढ़ लेते हैं इसको एक बार, कि इसके अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भारतीयों को भी जो मेन स्ट्रीम सर्विसेज हैं उसमें आने के लिए एक तरह का कुछ प्रावधान बनाए जा रहे हैं। लेटर ऑन हम लोग देखेंगे कि कैसे मेन स्ट्रीम सिविल सर्विसेज में इंडियंस को अलाउ किया जाता है आगे के एक्ट्स में। ठीक है, देश के शासन प्रणाली को केंद्रीकरण कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेंट्रलाइजेशन ही हो रहा है, सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन कैसे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो बंगाल के गवर्नर जनरल हैं, इनको पूरे भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया जा रहा है, यानी कि एक पर्टिकुलर पर्सन पे ही सेंट्रलाइज कर दी जा रही है सारी पावर्स। ठीक है, तो यहाँ पे लॉर्ड विलियम बेंटिक बनते हैं हमारे फर्स्ट प्रथम गवर्नर जनरल। साथ ही कंपनी के जो समस्त ट्रेडिंग कार्य थे, अभी ट्रेडिंग के कार्य को समाप्त कर दिया गया है, जैसे कि मोनोपोली ख़त्म कर दी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, सिर्फ चाइना के साथ व्यापार चल रहा था और टी का ट्रेड चल रहा था, अभी वो भी ख़त्म हो गया। यहाँ पे ट्रेडिंग के सारे कार्य ख़त्म कर दिए गए हैं, बस भविष्य में उसे एज अ पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि आपका राजनीतिक कार्य ही करना है, और बाकी अभी ट्रेडिंग का कार्य ख़त्म, एडमिनिस्ट्रेशन पे ही फोकस करना है। इसके साथ ही जो गवर्नर जनरल का परिषद था, उसमें एक कानूनी सदस्य, एक चौथा सदस्य ऐड कर दिया गया था, जो कि लॉ मेंबर था, और फर्स्ट लॉ मेंबर जो थे वो थे मैकाले। इस एक्ट के तहत जो परिषद था गवर्नर जनरल का, उसको पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया था। जैसे कि यहाँ पे गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था, अभी उनके पास पावर थी कि पूरे भारत के लिए वो कानून बना सकते थे। नेक्स्ट है हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो यहाँ पे आप सीक्वेंस देख सकते हैं कि किस तरह से 1813 में एक्ट आता है, फिर 1833 में आता है, और फिर 1853 में आ रहा है। हर 20 ईयर्स पे चार्टर एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा विधायी शक्तियाँ, लेजिस्लेटिव पावर्स को कार्यपालिका शक्तियाँ, एग्जीक्यूटिव पावर्स के साथ सेपरेट कर दिया गया था। ऐसी व्यवस्था लाई गई थी कि आपकी विधायी शक्तियाँ जो थी, लॉ बनाने की जो पावर्स थी और लॉ को इम्प्लीमेंट करने की जो पावर्स थी, एग्जीक्यूटिव पावर्स, इन दोनों को सेपरेट कर दिया गया था। और विधि निर्माण हेतु इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसका गठन किया गया था। ठीक है, तो इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसकी स्थापना की गई थी। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया था। तो यहाँ पे ओपन कंपटीशन स्टार्ट हुआ था सिविल सर्विसेज के लिए, लेकिन अभी भी इसमें इंडियंस अलाउड नहीं थे। ठीक है, इससे पहले इंडियंस अलाउड नहीं होते थे, बट 1853 वाला जो आपका चार्टर एक्ट है, इसके बाद ये कंपटीशन जो था ये ओपन कर दिया गया था, और ये कंपटीशन होता था आउट ऑफ इंडिया। इंग्लैंड में ही इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया जाता था, और अभी इंडियंस भी अलाउड हो गए थे इसके लिए। तो यहाँ पे ये पॉइंट करेक्ट कर लीजिए कि इंडियंस भी अलाउड हो गए थे 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट आता है ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। ठीक है, तो अभी 1857 का जब विद्रोह होता है, उसके बाद जो एक्ट्स पास होते हैं वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर पास किए जाते हैं। इसमें सबसे पहला एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1853। इस एक्ट के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया था। इसके साथ ही जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, वो अब वॉइसरॉय ऑफ इंडिया के पद पर नियुक्त किए जाने लग गए थे, और अब ये जो पर्टिकुलर पोस्ट थी, ये ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि यानी कि डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव बन गया था। जो फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया थे वो थे लॉर्ड कैनिंग, इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। और इसके साथ ही भारत के राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, ये एक नया पद बनाया गया था, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी।
ठीक है। तो इसमें संपूर्ण शक्ति जो थी ये एक अनदर पोस्ट बनाई गई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया की। इसके साथ ही इसकी सहायता के लिए 15 मेंबर की एक काउंसिल का गठन किया गया था। तो 15 मेंबर काउंसिल का गठन किया गया था इसकी सहायता के लिए, और आगे जो भी लॉज आएंगे वो अब ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया है, साथ में वॉइसरॉय हैं और इनके जो काउंसिल मेंबर्स हैं, यही लोग एक्ट बनाएंगे। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे अब ये नए नाम शुरू हो जाएंगे, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है। तो यहाँ पे इंडियन काउंसिल जो है ये यही पर्टिकुलर मेंबर ऑफ काउंसिल हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं और साथ में वॉइसरॉय हैं। ठीक है। तो फर्स्ट एक्ट आता है 1861 का, भारत परिषद अधिनियम 1861। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत कर दी गई थी। ठीक है। तो यहाँ पे 1857 का विद्रोह होता है। इसमें यहाँ पे कंपनी को पता चल जाता है कि अगर यहाँ पे ब्रिटिशर्स का शासन बनाए रखना है तो भारतीयों का भी जो इन्वॉल्वमेंट है उसको बढ़ाना होगा। ठीक है। तो यहाँ पे भारतीय प्रतिनिधि को शामिल करने की शुरुआत की गई थी। इसके साथ ही जो सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस था उसको कन्वर्ट कर दिया गया था डिसेंट्रलाइजेशन में। ठीक है। तो यहाँ पे इस अधिनियम के द्वारा मद्रास और बम्बई की जो प्रेसिडेंसी थी इसको पुनः विधायी शक्तियाँ, लेजिस्लेटिव पावर्स देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई थी। ठीक है। तो यहाँ पे फिर से जो मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसीज हैं इनको लेजिस्लेटिव पावर्स प्रोवाइड कर दी गई है। इसके साथ ही वॉइसरॉय को एक और पावर दी गई थी कि इन केस अगर कोई इमरजेंसी आती है, आपातकाल की स्थिति में अध्यादेश जारी किया जा सकता है। ठीक है। तो ऑर्डिनेंस जारी किया जा सकता है, और ये जो ऑर्डिनेंस है इसका जो अवधि है वो अधिकतम 6 मास की है। ठीक है। 6 मंथ ये जो वैलिड रहता है ऑर्डिनेंस। नेक्स्ट आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। ये भी इम्पॉर्टेंट है। भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई थी। ठीक है। तो इसके बाद जितने भी एक्ट आएंगे उसमें हम लोग ये देखेंगे कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन सब में मेंबर्स जो हैं वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। ठीक है। तो हर एक्ट में ऑलमोस्ट हम लोगों को देखने को मिलेगा कि मेंबर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, साथ ही जो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके भी नंबर्स को इंक्रीज़ किया जा रहा है। इसके साथ ही केंद्रीय विधान परिषद में के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन की पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दे दिया गया था। ठीक है। तो 2 अधिकार हैं यहाँ पे। पहला है कि बजट जब प्रेजेंट किया जा रहा है उस टाइम पे बहस किया जा सकता है, एक डिस्कशन हो सकता है बजट पे, और इसके साथ ही अगर कोई प्रश्न पूछना है आपको तो 6 दिन का प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। उसके बाद प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया था। परंतु इसमें जब आपने एक प्रश्न पूछा है तो उसके बाद आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते हैं। ठीक है। तो पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। इसके साथ ही वोटिंग का अधिकार नहीं था। ठीक है। तो किसी भी लॉ को पास करने में जो वोटिंग दी जाती है उसमें इंडियंस को राइट नहीं दिया गया था। इसके साथ ही इलेक्टोरल सिस्टम को बहुत लिमिटेड रखा गया था। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया था इस अधिनियम के द्वारा। तो यहाँ पे एंड होता है हम लोगों का इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट एक्ट इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसको मार्ले मिंटो रिफॉर्म या फिर मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। ठीक है। तो इस भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो रिफॉर्म सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। ठीक है। तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव पावर साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन में भी इंडियंस का जो योगदान था उसको बढ़ाया गया था। इसके तहत वाइसरॉय की कार्यकारी परिषद, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वाइसरॉय की, इसमें भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया था। ठीक है। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वाइसरॉय की और साथ ही लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी विधि निर्माण में भी भारतीयों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ ही एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो फर्स्ट इंडियन मेंबर थे वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है। इंपॉर्टेंट नाम है ये, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये नाम आपको याद रहना चाहिए। इसके साथ ही इस अधिनियम ने लेजिस्लेटिव पावर्स को और बढ़ा दिया था। सेंट्रल और प्रोविंसेस में जो लेजिस्लेटिव पावर्स थे, विधायी शक्तियाँ थी, उसको बढ़ा दिया था। साथ ही परिषद के सदस्यों को बजट और साथ ही मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, लोकहित के विषयों पर विवेचना करने का, बहस करने का, साथ ही प्रस्ताव लाने का
या प्रश्न पूछने के साथ साथ पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार था। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, साथ ही सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, बजट में डिस्कशन भी किया जा सकता है और मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट के जो भी मैटर्स होंगे, लोकहित के जो विषय होंगे, उसकी विवेचना भी कर सकते हैं। इसमें एक और प्रावधान था जो कि इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ से हिंदू मुस्लिम जो यूनिटी थी उसको एंड करने के लिए इन्होंने एक सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड कर दिया था मुस्लिम्स के लिए। यहाँ पे एक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान कर दिया गया था मुस्लिम्स को और एक पृथक निर्वाचन के आधार पर ये किया गया था। ठीक है, इसको कम्युनल रिप्रेजेंटेशन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ये होता है कि जो भी एक रिप्रेजेंटेटिव है, एक प्रतिनिधि है जो कि मुस्लिम है, ठीक है, तो मुस्लिम जो भी मेंबर होगा इलेक्शन में जो खड़ा होगा, इसको वोट सिर्फ मुस्लिम लोग ही कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट किया गया था इस पर्टिकुलर रिलीजन के से। आगे चल के हम लोग देखेंगे कि सेपरेट इलेक्टोरेट और भी माइनॉरिटीज़ को प्रोवाइड करते हैं ये लोग, वन बाय वन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इससे पहले भी मार्ले मिंटो रिफॉर्म आया था, तो वहाँ पे मैंने आपको एक बात नहीं बताई थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो चेम्सफोर्ड हैं या फिर मिंटो हैं, इसमें ये वाइस रॉय हैं और यहाँ पे मॉन्टेग्यू और मार्ले ये दोनों ही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एसएस से लिखा है मैंने, और वाइस रॉय, इनके नाम पे लॉज जो हैं वो अब पिक्चर में आए हैं। दो लॉज हैं इंपॉर्टेंट, 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म और 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। इसको मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं, तो मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म ये भी कहा जाता है। ठीक है, यूजुअली यही कहा जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, बट अगर ऐसा दिया हो तो ये भी आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं इसके साथ। ठीक है, तो इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई थी। पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम जो है वो स्टार्ट किया गया था। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली पर का विस्तार करते हुए सिखों, भारतीय, ईसाई, आंग्ल भारतीय तथा यूरोपियों के लिए लागू किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट जो मैंने आपको बताया मुस्लिम्स के लिए स्टार्ट किया गया था 1909 में, वो 1919 में एक्सटेंड करते हैं इसको सिख के लिए, साथ ही जो इंडियन क्रिश्चियंस थे उनके लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए और यूरोपियंस के लिए। ठीक है, अभी इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। इसके साथ ही बाई कैमरल सिस्टम स्टार्ट कर दिया गया था सेंटर में। पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई थी। द्विसदनीय मतलब 2 हाउसेस रहेंगे यहाँ पे सेंटर में, एक अपर हाउस है, एक लोअर हाउस है। अपर हाउस को काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है और लोअर हाउस को लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से जाना जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे विधान सभा, विधान परिषद देख सकते हैं आप लोग। इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रल और प्रोविंसेस में सब्जेक्ट्स डिवाइड कर दिए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर को भी स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है, साथ ही प्रोविंसेस को भी सब्जेक्ट्स अलॉट किए जा रहे हैं, जिसपे प्रोविंस जो है वो अपने लेवल पे लॉज बना सकती है। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। साथ ही इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई थी। ठीक है, तो प्रोविंसेस में डायरकी इस्टेब्लिश की गई थी। डायरकी क्या होती है ये हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया था। डायरकी का अर्थ ये है, द्वैत शासन का अर्थ ये है कि जो भी लॉज बनाने हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं। एक होती है रिजर्व्ड लिस्ट और एक होती है ट्रांसफर्ड लिस्ट। ठीक है, आरक्षित और हस्तांतरित। तो यहाँ पर रिजर्व्ड लिस्ट का अर्थ ये है कि गवर्नर जनरल जो होंगे, गवर्नर होंगे उस पर्टिकुलर प्रांत के, वो अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ मिलके इस पे लॉज बनाएंगे, उनको आरक्षित विषय कहा जाएगा। और जो हस्तांतरित यानी कि ट्रांसफर्ड लिस्ट होगी, उसमें गवर्नर अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ मिलके जो है लॉज बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रिजर्व्ड लिस्ट होता है और ट्रांसफर्ड लिस्ट होता है। ये प्रोविंसेस में स्टार्ट किया गया था, प्रांतों में स्टार्ट किया गया था। हालांकि ये लेटर ऑन सक्सेसफुल नहीं हुआ था, इसलिए इसको बंद कर दिया गया था। ये आगे हम लोग देखेंगे, ये नॉन सक्सेसफुल रहा था। इसके साथ ही इस अधिनियम में पहली बार
रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे पहली बार रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का जो वर्ड है उसका यूज़ किया गया था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वर्ड का यूज़ कब किया गया था, किस अधिनियम के द्वारा किया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इस अधिनियम के अंतर्गत एक आयोग का गठन किया जाना था। इसके 10 वर्ष के बाद यानी कि 1919 के 10 वर्ष के बाद 1929 में एक आयोग का गठन किया जाना था जो कि इस अधिनियम की समीक्षा करने के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। ठीक है, लेकिन इसके 1929 से 2 वर्ष पहले ही साइमन कमीशन का गठन किया गया था 1927 में, जब इंडिया आता है ये 1928 में। ठीक है, तो हिस्ट्री में जब हम लोग देखेंगे तो साइमन कमीशन का काफ़ी विरोध देखने को मिला था। साथ ही जो लाला लाजपत राय थे, इनकी मृत्यु का कारण भी यही साइमन कमीशन बनता है। ये हम लोग लेटर ऑन हिस्ट्री में देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर कन्फ्यूजन है यहाँ पे मैं आपको फिर से शॉर्ट में समझा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इस पर्टिकुलर लॉ में काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स हैं, तो हम लोग वन बाय वन फिर से एक बार देख लेते हैं। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड है, जिसमें मॉन्टेग्यू जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, चेम्सफोर्ड जो हैं वो वाइसरॉय हैं। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था। सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट में बांटा गया था, और जिसमें प्रोविंसेस में डायरकी आई थी। ठीक है, तो प्रांतों में डायरकी लाई गई थी, जिसमें ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे और साथ ही रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स थे। तो जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे, हस्तांतरित थे, वो गवर्नर अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ मिलके लॉज बनाती थी उन पे, और जो रिजर्व्ड लिस्ट थे, आरक्षित लिस्ट थी, उसमें गवर्नर अपने मिनिस्टर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ मिलके लॉज बनाती थी। हालांकि ये सक्सेसफुल नहीं रहा था। इसके साथ ही बाई कैमरलिज्म स्टार्ट किया गया था। सेंट्रल में 2 सदन स्थापित किए गए थे सेंट्रल लेवल पे, अपर हाउस और लोअर हाउस, और पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन का प्रावधान किया गया था कंट्री में। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में हो गया एक अपर हाउस, काउंसिल ऑफ स्टेट, और लोअर हाउस, लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके साथ ही वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स में 3 मेंबर्स जो थे वो इंडियंस भी लाए गए थे। ये भी आप पॉइंट याद कर सकते हैं, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। और साथ ही सेपरेट इलेक्टोरेट स्टार्ट कर दिया गया था, सिख के लिए, इंडियन क्रिश्चियंस के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए और यूरोपियंस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एंड होता है हम लोगों का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेटर ऑन हम लोग देखेंगे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसी बेसिस पे फॉर्म होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के ही जितने भी प्रावधान हैं उसी को आगे एक्सटेंड करके कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। तो यहाँ पे भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा सर्वप्रथम भारत में फेडरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, जिसमें ब्रिटिश द्वारा कंट्रोल्ड जो भी प्रांत थे उनको कंसीडर किया गया, साथ ही जो प्रिंसली स्टेट्स थे इनको ओवरऑल मिला के फेडरेशन ऑफ इंडिया का स्थापना की गई थी। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोविंसेस में जो डायरकी थी, यानी कि रिजर्व्ड लिस्ट बनाना और ट्रांसफर्ड लिस्ट, इसमें सब्जेक्ट्स को डिवाइड करना ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ था उस टाइम पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोविंसेस में इसको समाप्त कर दिया गया था और केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली लागू कर दी गई थी। तो यहाँ पे डायरकी इन सेंटर जो था वो लाया गया था एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि सेंट्रल में कब डायरकी स्थापित की गई थी और प्रोविंसेस में डायरेक्टली कब स्थापित की गई थी। तो इन दोनों में ही कन्फ्यूजन नहीं करना है हम लोगों को। हमें देखना है कि प्रोविंसेस में पहले स्टार्ट की गई थी, यानी कि 1919 में प्रोविंसेस में डायरेक्टली स्टार्ट की गई थी द्वैत शासन, और सेंटर में जो द्वैत शासन है वो लागू किया गया था 1935 में, और प्रांतों में द्वैत शासन को ख़त्म कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। इसके साथ ही 1935 के एक्ट के द्वारा आरबीआई की स्थापना की गई। करेंसी और क्रेडिट का नियंत्रण रखने के लिए इंडिया में साथ ही जो कम्युनल इलेक्टोरल सिस्टम था, जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी, इसका विस्तार करते हुए दलित जाति, जो डिप्रेस्ड क्लास थी, साथ ही वुमेन्स, महिलाओं के लिए, और लेबर्स, श्रमिकों के लिए भी अब इसमें कम्युनल इलेक्टोरल सिस्टम में सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रावधान रखा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई दलित जाति का प्रतिनिधि
इलेक्शन में उठता है तो उस पर जो वोट देगा वो कोई दलित जाति या फिर डिप्रेस्ड क्लास का ही होना चाहिए। इसके साथ ही महिलाओं को भी जो वोट देंगी वो महिलाएं ही होंगी, तो उनका जो इलेक्टोरल सिस्टम होगा वो महिलाओं तक ही सीमित रहेगा। इस तरह का प्रावधान जो है वो हम लोग देख सकते हैं 1935 के एक्ट में। इस एक्ट के द्वारा एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी वर्ष 1937 में, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फेडरल कोर्ट की स्थापना 1937 में की गई थी। इसके साथ ही इस अधिनियम के द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया था। ठीक है, तो बर्मा को सेपरेट कब किया गया था? 1935 के एक्ट में। और साथ ही सिंध और उड़ीसा का निर्माण किया गया था। बंगाल से डिटैच करके सिंध और उड़ीसा नए 2 राज्य 2 प्रांत बनाए गए थे। इसके साथ ही बायकैमरलिज्म, दो सदन का जो निर्माण है वो कुछ प्रोविंसेस में किया गया था। ठीक है, तो उस टाइम पे 11 प्रांत ऐसे थे जहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट थे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, तो यहाँ पे अपर हाउस और लोअर हाउस का गठन कर दिया गया था। ये 6 प्रांत आप लोग याद कर सकते हैं। एक है बंगाल, बिहार, बॉम्बे, मद्रास, असम और यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है, तो ये सभी प्रांत जो हैं यहाँ पे 2 सदन की स्थापना की गई थी, अपर हाउस और लोअर हाउस। ठीक है, तो एक विधानसभा हो जाएगा और एक हो जाएगा आपका विधान परिषद। इसके बाद आता है हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जो कि लास्ट है हमारा। ये जितने भी लॉज हमने पढ़े हैं इसका सबसे लास्ट वाला है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसके बाद हमारा भारत जो है वह आज़ाद हो गया था, और लेटर ऑन जो है जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण होता है वो हम लोग लेटर ऑन चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लास्ट हम लोग देखते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया था। एक सॉवरेन स्टेट बन गया था हमारा इंडिया। इसके साथ ही इसने वॉइसरॉय पद को समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा एक्ट है जिससे वॉइसरॉय की जो पोस्ट थी उसको ख़त्म किया गया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1947 का जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है। इसके बाद वॉइसरॉय की पोस्ट को समाप्त कर दिया गया है। साथ ही जो डोमिनियन है, दोनों डोमिनियन राज्य हैं इंडिया और पाकिस्तान, इसके लिए गवर्नर जनरल का पद सृजित किया जाता है। इसके साथ ही एम्परर ऑफ इंडिया, भारत का सम्राट शब्द को समाप्त कर दिया जाता है। जो ब्रिटिश शाही उपाधि जो चलती थी, ब्रिटिश शाही, इसको ख़त्म कर दिया जाता है। अब कोई भी एम्परर ऑफ इंडिया नहीं है। इंडिया जो है वो एक सॉवरेन कंट्री है, स्वतंत्र देश है और ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं है। तो यहाँ पे एंड होता है हम लोगों का चैप्टर नंबर 1। इस चैप्टर का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ये अगर आप लोग चाहें तो घटना चक्र के क्वेश्चंस इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। घटना चक्र के क्वेश्चंस अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो उसमें आप लोग देखेंगे कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से जो भी नोट्स में दिए हुए हैं क्वेश्चंस, इनसे क्वेश्चंस मिलेंगे। इनके साथ ही कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो कि आगे के चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे, उस पर भी आधारित कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इसके साथ ही आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं पॉलिटी का, जो इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड है। इसके साथ ही 3 क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, इसका जवाब आपको लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम वॉइसरॉय कौन नियुक्त किया गया था? तो फर्स्ट वॉइसरॉय कौन नियुक्त किया गया था? इसके साथ ही ऑर्डिनेंस जारी करने की, अध्यादेश जारी करने की जो पावर थी, ठीक है, तो ऑर्डिनेंस की पावर कब दी गई थी? थर्ड क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, टी ट्रेड, चाय व्यापार और साथ ही चाइना के साथ व्यापार कौन से अधिनियम के द्वारा ख़त्म किए गए थे? ठीक है, तो एंड कब किया गया था ये आप लोगों को बताना है। ये तीनों ही क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और साथ ही नोट्स पाने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लेक्चर कंटिन्यू करने के लिए आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा तथा संविधान निर्माण की प्रक्रिया, इसके बारे में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।
तब तक आप लोग पढ़ते रहिएगा। जो भी आप लोगों को लेक्चर अभी मैंने बताया, जितने भी लॉज हैं इनको आप लोग एक बार रिवाइज कर सकते हैं, लेक्चर फिर से देख सकते हैं। इसके साथ ही अपना नोट्स अगर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो अपना खुद का भी नोट्स बना सकते हैं। जो भी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उनका एक शॉर्ट नोट्स अपने साथ रखा करिए, जिससे आपको बार बार क्वेश्चंस रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग शॉर्ट नोट्स के थ्रू ही क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं। यहाँ पे भी जो नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है, ये अगर आप लोग चाहें तो प्रिंट आउट ले सकते हैं या फिर अपने खुद हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो प्रिपेयर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।